हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका आईआईटी मेंस का पहला पार्ट जिसके अंतर्गत हमने इसके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो हमने कर लिया है। डोमेन और रेंज का जो स्टैंडर्ड फंक्शन वाला पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है। और आपका इसके अलावा जो हमने देखा है वन वन ऑन टू और मैनी वन फंक्शन भी देख लिए हैं, इवन और ओड फंक्शन भी देख लिए हैं और पीरियोडिक फंक्शन भी आपके चेक कर लिए हैं। ठीक, अब जो बारी आई है ये आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट में जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। लेकिन आईआईटी मेंस के अंदर हम सिर्फ सवाल कराएंगे और कॉन्सेप्ट वाले के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट या उसके रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं और इसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़े इजी सवाल से स्टार्टिंग करेंगे एंड देन आफ्टर हम उसे लेवल को बढ़ाते जाएंगे और जितने संभव हो सकते हैं मेंस में उसके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आपके एडवांस का केस आएगा। लेट a if equals to 1 to 3 and b equals to 1 to then number of function from a to b, then number of function from a to b। तो आप जानते हैं अगर किसी फंक्शन a के अंदर r एलिमेंट हो, कितने, अगर किसी a के अंदर na की संख्या r हो और nb की संख्या n हो, किसी b फंक्शन में 2 एलिमेंट हो या n एलिमेंट हो और a में r एलिमेंट हो, तब हम जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बोलते हैं वो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू n की पावर r। n की पावर r मेक्स सेंस कि n कितना है आपका 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आपका एक सिनेरियो बनता है। ठीक, क्लियर है? तो पहले वाले केस का जो आपका आंसर आया वो आया है 8। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इजी था इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए था। सेकंड केस पर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज 256। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ ए फंक्शन टू itself is 256। फाइंड NA, देन NA पूछा है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फंक्शन। आप जानते हैं अगर एक फंक्शन है A और उसके अंदर मान लेते हैं n एलिमेंट है, A के अंदर n एलिमेंट है और B के अंदर भी n ही एलिमेंट हो जाएंगे क्योंकि आपने B को A ही माना है। तो इसके केस में हमने जो फॉर्मूला बताया था n की पावर r, तो वो n की पावर r n की पावर n ही हो जाएगा। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि n की पावर n को आप 256 के इक्वल रखिए, 256 के इक्वल रखेंगे। अब n की एक ऐसी टर्म ढूंढ लीजिए जो इसकी जैसी दिखती हो। क्या 4 आ सकता है इसका आंसर? आप जब एक बार चेक करेंगे 4 into 4 into 4 into 4, क्या ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है? इसका फैक्टराइजेशन कर भी सकते हैं आसानी से आप, अगर ऐसी समस्या आ रही है तो। जैसे 2 128 करके भी रिएक्ट कर सकते हैं, 64 32 16 8 4 2 1। पेड़ तैयार कर लीजिए। कितने के आ रहे हैं? 2 की पावर 8 आ रही है, यानी कि 4 की पावर 4 आ रही है, तो 4 की पावर 4 है और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। na की वैल्यू कितनी आ गई? na की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। ठीक, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फंक्शन इज 4। और अगर किसी एलिमेंट कोई फंक्शन के अंदर के टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछ लिए जाए या दे दिए जाए, तब आप उसकी फॉर्मूला n की पावर r या n की पावर r को आप n से शिफ्ट कर देंगे क्योंकि उसका उसी में पूछा गया है। ये केस आपका बन सकता है। चलिए, हम ये एक्सरसाइज करा रहे हैं, इससे पहले हम ये मान करके चल रहे हैं कि आपने जो इसका हमने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो आपने कर लिया है। अगर आप डायरेक्टली इस पर आएंगे तो आपको समस्या हो जाएगी, इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे तो इसलिए फॉर्मूले का सिर्फ रिवीजन हो जाएगा, लेकिन रिवीजन अच्छा वाला जो होगा वो आपका कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर से ही होगा। उसमें जाइए और देखिए वीडियो। चलिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। केस नंबर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3
एंड फाइंड, ये वाला हमने पहले भी करा दिया, फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आई होप कि आपको सोल्व करना आता हो, 10th क्लास में आपने सीखा और नहीं सीखा है तो अभी देख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक बार ये देखते हैं और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अगर इसको आपको सोल्व करना सीखना है तो सबसे पहले a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथी को a बोलते हैं, याद है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर के साथी को, कोफिशिएंट को, फिर 1 और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 6 जा 6 आएगा। फिर यहाँ का साइन देखते हैं कि वो माइनस का है प्लस का, तो यहाँ का साइन अगर माइनस का होता है तो बीच वाले नंबर को घटा करके कुछ इस प्रकार से लाया जाता है, जैसे कि 3 में से 2 गया 1 और 3 2 जा 6 आ जाए, जो कि आपका a और c की मल्टीप्लाई के जैसा दिखता है। क्लियर है? हमने पहले a और c की मल्टीप्लाई करी, a और c जो एक्स स्क्वायर का साथी है उसकी और जो अकेला है उसकी, दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 आया और दोनों को घटा करके ले आए। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6, x कॉमन लिया x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x माइनस 3, x माइनस 3 और x प्लस 2। आई होप कि आपको ये आता होगा, ये आना चाहिए कंपल्सन। सिर्फ मैं स्टार्ट करा रहा हूं इसलिए करा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम से नहीं कराऊंगा मैं इसे। प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6x x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, तो आपका x प्लस 3 और x प्लस 2। इस इक्वेशन को मैं एक बार और लिखने की कोशिश करता हूं। फंक्शन को fx इक्वल्स टू, आपने ऊपर वाली टर्म जो सोल्व करी वो आपने निकाला x प्लस 3 और x प्लस 2, ठीक। नीचे वाली टर्म जब आपने सोल्व करी तो वो रखी x माइनस 3 और x प्लस 2। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, जब आप डोमेन निकाल रहे हो, जिसको ये बात पता है उनके लिए वेरी वेल, जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, नीचे वाली टर्म को कभी भी जीरो नहीं बनाना है, नेवर जीरो, नेवर बी जीरो। हमेशा याद रखिएगा डोमेन के अंदर सब कुछ आ जाएगा, अगर नीचे वाली टर्म जीरो आ गई तो समझ जाना कि मामला बिगड़ गया, केस हाथ से निकल गया। तो नीचे वाली टर्म मतलब डिनोमिनेटर को या फिर अंश और हर को, हर बोलते हैं हिंदी में, तो हर को भी आपको जीरो नहीं लाना है कभी भी, ठीक है। तो जीरो कब आ सकता है, जीरो जब आ सकता है जब ये वाली टर्म जीरो आ जाए, यानी कि x माइनस 3 आप जीरो रखते हैं, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखते हैं 3। जीरो कब आ सकता है, x प्लस 2 को आप जीरो रख दें तब रख दो, x की वैल्यू कितनी रख देंगे -2। तो एक बात हमें क्लियर होगी कि ये जीरो जब आएगा जब आप x की वैल्यू 3 रख दोगे और एक बार -2 रख दोगे तब ये जीरो आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सब कुछ रख दो इन दोनों को छोड़कर, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन उस टर्म को कहते हैं, हर वो टर्म जो कि रियल वैल्यू हो, रियल वैल्यू का मतलब कोई भी ऐसी टर्म जिस पर वो डिफाइन हो जाए बस, ठीक, इमेजिनरी ना हो, इमेजिनरी ना हो। तो इसका जो आंसर अगर आप लिखना चाहेंगे वो बोलेंगे सर मैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सब कुछ रख सकता हूं, कंडीशन अप्लाई कि मैं क्या नहीं रख सकता हूं, केवल 3 और -2 नहीं रख पाऊंगा, 3 और -2 नहीं रख पाऊंगा। और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को आप रियल वैल्यू बोलते हैं और -3 और -2 बोलेंगे। तो ये इसका डोमेन आ गया, क्या आया, डोमेन। देखिए जरा ये चीज क्लियर हुई है या नहीं हुई है, जल्दी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। फोर्थ केस पर चलते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट में -x², स्क्वायर रूट में -x² और स्क्वायर रूट के अंदर -x² रख दिया। अब आप जानते हैं कि
स्क्वायर रूट की खासियत क्या होती है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म लिखी हुई है आपकी, मान लेते हैं x या b या x माइनस ए कुछ भी हो, तो आपको ये वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं लानी होती। क्या नहीं लानी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों नहीं लानी होती है? क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर डिफाइन नहीं है। जैसे कि हमने एक बात पहले भी करा रखी है, -9 लिखा है तो आप 3 3 या 9 करके 3 को तो बाहर निकाल लोगे, लेकिन माइनस फिर भी रह जाएगा। फिर आपको -1 को एक आई स्क्वायर जैसी टर्म से लिखना पड़ेगा, और 3 को अगर आप आई स्क्वायर कहेंगे तो ये वाला जो भारी वो आ जाएगी +-3i, और 3i के केस में एक इमेजिनरी टर्म आ जाएगी, और इमेजिनरी टर्म यहाँ पर डिफाइन नहीं हो सकती। तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कैसी टर्म आएगी, ये वाली टर्म को हमेशा आप लिख करके चलते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा ≥0। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर रूट आए तो उसके अंदर की टर्म हमेशा ≥0। अब ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर -x², इसको हमेशा ≥0 होना है। एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। 0 आने वाला है, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसके अंदर आप जब -2 रखेंगे तो भी 4 आएगा, 2 रखेंगे तब तो 4 आएगा ही। ठीक, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है ये। अब अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो माइनस इंटू हमेशा पॉजिटिव वाला केस ये नेगेटिव रहेगा। अब ये हमेशा नेगेटिव रहेगा तो क्या करें? इसका डोमेन है कुछ? फिर आप बोलोगे सर इसका तो कोई डोमेन ही नहीं आ रहा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। एक कंडीशन हो सकती है, 0 कर दो। जब आप इसे 0 करोगे तो माइनस इंटू 0, ये वाली टर्म को 0 ने खा लिया। ये माइनस को समाप्त करने का एक तरीका क्या है कि जब 0 हो रहा होगा तब ये डिफाइन नहीं होगा, बस होगी बात खत्म। तो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव आएगी, अंदर वाली टर्म हमेशा नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा करते हैं नेगेटिव की जगह बस एक ही टर्म बची आपकी, क्या? आप x की वैल्यू सिर्फ 0 रख सकते हो और कुछ नहीं रख सकते हो, इसका डोमेन क्या आ गया आपका? 0। क्लियर है? देखिए ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट केस पर चलते हैं। The domain of the function is fx equals to 3 की पावर x plus 3 की पावर minus x upon 3 की पावर x minus 3 की पावर minus x। ये आपका एक केस बनता है and you have to solve this। इस सवाल को ठीक से देखिए कैसे होगा। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x अपॉन 3 की पावर x माइनस 3 की पावर माइनस x। ऊपर वाली टर्म को अगर हम ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं तो अगर आप इसमें 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन 3 की पावर x करके भी सोचते हो, जब आप इसे नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसी? हमेशा पॉजिटिव आएगी। कैसे? करके देखो, 3 की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2 पॉजिटिव। ठीक, 3 की पावर 2 माइनस 2 प्लस अपॉन 3 की पावर माइनस 2, ये वाली टर्म ऊपर गई, 3 की पावर माइनस 2 प्लस 3 की पावर 2, ये आगे 1 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, हमेशा पॉजिटिव। ठीक, क्लियर? नेगेटिव रखा, पॉजिटिव रखा, हमेशा पॉजिटिव। नीचे वाली टर्म 3 की पावर x माइनस 1 अपॉन 3 की पावर x, ये वाली टर्म में किस जगह पे डिफाइन नहीं हो रही होगी वो यहां पर डिस्कशन का विषय है। इसमें अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है ऊपर वाली टर्म, नीचे वाली टर्म का सिनेरियो क्या है? जब आप 2 जैसी टर्म रखोगे, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, पॉजिटिव वैल्यू कैसी? पॉजिटिव वैल्यू 3 4 5, 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3, तो सीधी सी बात है 3 की पावर 3 27, 1 अपॉन 27, यानी कि ये पॉजिटिव टर्म आ रही है। जब आप -3 रख दोगे तब क्या आएगा? -3 रखने के केस में -3 1 अपॉन 3 की पावर -3, 3 की पावर 3 ऊपर चला गया, 1 अपॉन 3 की पावर 3 नीचे आ गया, माइनस का 27,
यानी कि इस टर्म में नेगेटिव हो गई, नेगेटिव। फिलहाल क्योंकि हम इसके रेंज पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसकी डोमेन पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसकी हमने रेंज निकलवा रखी है पहले भी। कौन से वाले केस में निकलवा रखी है? ये निकलवा रखी है हमने tan hx या cot hx के केस में। ये cot hx हमने सोल्व करा रखा है। cot hx e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये वाला केस हमने सोल्व कराया है कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में, स्टैंडर्ड फंक्शन में करा दी। ये सब जो हमने बताया इस सब की इतनी जरूरत नहीं है यहाँ, रियलिटी तो इनमें से एक की भी जरूरत नहीं है। तो फिर बताया क्यों? ताकि हम ये सोच सकें कि ऐसे सवालों को सोचना कैसे, कि ऊपर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, नीचे वाली टर्म जब आप पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक, लेकिन इससे एक टर्म तो क्लियर हो गई कि हम इसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक रख सकते हैं। क्या? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इसकी डोमेन आ सकती है। कंडीशन अप्लाई। नीचे वाली टर्म जीरो ना हो रही हो, नीचे वाली टर्म जीरो ना हो रही हो। अब नीचे वाली टर्म जीरो किस कंडीशन में होगी? जब आप x की वैल्यू जीरो रखोगे। सपोज करो x की वैल्यू आपने जीरो रखी, जीरो माइनस 3 की पावर माइनस जीरो, 3 की पावर जीरो 1 और 3 की पावर माइनस जीरो भी 1 और 1 माइनस 1 आपका जीरो आ गया। अब नीचे वाला केस जैसे ही जीरो आएगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x अपॉन जीरो, ये वाली टर्म इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी, जिसे आप अनडिफाइंड टर्म की तरह कह देते हैं। तो फिलहाल हमें यहां पर ये ध्यान रखना है कि इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता? जीरो। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से जीरो यूनियन जीरो से इनफाइनाइट, और ये जो ब्रैकेट लगा है ये ओपन ब्रैकेट है। कैसा? ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब शामिल नहीं करना है जीरो को। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सिर्फ इतना सा ही था, रियलिटी तो ये है। लेकिन जब आप इसकी रेंज निकालने पर आओगे तब आपको इस सब चीजों को ऑब्जर्वेशन करना आना चाहिए कि ये कब पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है, चीजों को देखना आना चाहिए। बस इसलिए ये केस कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। Domain of the function fx equals to log 16x square। उधर ऑप्शन दें, is पहला x equals to 0, सेकेंड mod x greater than equals to 4, थर्ड ऑप्शन mod x greater than equals to 2, फोर्थ ऑप्शन x square greater than equals to 1। चार ऑप्शन देखिए और बनाइए, जल्दी सोल्व कीजिए इस सवाल को। सबसे पहले हमने log x के अंदर की प्रॉपर्टी बता दी थी, स्क्वायर रूट के अंदर है वो भी log है, और स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू कैसी होती है? हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और ये वाले की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, ये वाली टर्म जो होगी वो कैसी होनी चाहिए? log x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और log की वजह से इसके अंदर की टर्म जो होगी ये वाली टर्म कैसी होनी चाहिए? कम से कम 0 तो ना हो तो अच्छा ही है, एक तो 0 ना हो और इसकी वैल्यू कम से कम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तो हो ही हो, क्योंकि जब आप log के अंदर 1 रखते हैं तब वो वैल्यू कैसी आती है? 0 आती है। जब log के अंदर आप 1 रखते हैं तब वो कैसी वैल्यू आ जाती है? 0। स्क्वायर रूट के अंदर 0, तो 0 तो हमारा डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर रूट को 0 से। तो हमने क्या बोला कि हम इसको कम से कम क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी रख लो। यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? कम से कम 1 तो आनी चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 में शामिल हो जाएगा। तो आपका ये केस देखते ही देखते सोल्व हो गया, एक ही लाइन में सोल्व हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा। फाइंड
द डोमेन ऑफ 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस x। ये केस आपको दिखाई दे रहा है और इसके अंदर आपको डोमेन निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस x। अब आप जानते हैं नीचे वाली टर्म क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आई होप कि आपको वैल्यू याद हो, जैसे कि आप 1.4 वैल्यू रखते हैं तो ये इसमें से कौन सी वैल्यू लेके आता है जो कि कम हो, यानी कि एक 1 आ सकता है, एक 2 आ सकता है, तो कौन सी वाली वैल्यू लेकर आएगा जो इसके नीचे वाला होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब लेस और इक्वल्स टू नीचे वाला लेकर के आएगा। अगर ये -2.3 है तो फिर ये कौन सी वैल्यू निकाल करके लाएगा, -3 और -2, बड़ा छोटा कौन इनमें से, -3, तो इसकी वैल्यू -3 होती है। ये बात आप जानते हैं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई इंटीजर आता है जैसे कि 2, तो इसकी वैल्यू 2 ही हो जाएगी। अब समस्या यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में से इन्होंने घटा दिया है x को। जब आप दोनों को इंटीजर ले लेंगे तब क्या होगा, दोनों को आप इंटीजर ले लेंगे, जैसे कि आपने 3 ही ले लिया या 2 ही ले लिया, तो 3 - 3, तो इसकी वैल्यू 3 - 3, उस केस में ये वाली टर्म कैसे आ जाएगी, 0। और 0 आते ही ये वाला केस कैसा हो गया, अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि नीचे 0 आ गया मतलब ऊपर इनफाइनाइट आ गया, ये वाला केस अनडिफाइंड हो गया। तो आप कैसी वैल्यू रख सकते हो, ऐसी वैल्यू कोई रख सकते हो जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आपने 1.4 रखा, -1.4, इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 - 1.4, तो अब हमें कोई आपत्ति नहीं है, 0.4 वो भी नेगेटिव है। ये आपका आंसर आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबल आंसर है। तो नीचे वाली टर्म सिर्फ 0 नहीं हो सकती, बाकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। इट मेक्स सेंस कि इसकी जो डोमेन आएगा वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कुछ भी आ सकता है, एक्सेप्ट क्या नहीं आ सकता, इंटीजर नहीं आ सकता, इंटीजर नहीं आ सकता। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा रियल वैल्यू आ सकती है एक्सेप्ट इंटीजर। तो इसका डोमेन क्या है आपका, रियल वैल्यूज माइनस इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। वैल्यूज रख के देखिए और चेक करके बताइए। नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डोमेन ऑफ log x - 3 और दूसरा क्या है 6 - x। log की वैल्यू अभी क्लियर करी है। log के अंदर का जो कुछ भी होता है that should be greater than 0, that should be greater than 0। अगर log की बात कर रहे हैं तो अगर ये 1/log होता तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो जाती, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, क्योंकि log 1 के केस में ये वाली टर्म 0 आ गई होती, उस केस में ये अनडिफाइन हो गया होता, तब ये केस यहां पर वैलिड होता। तो 1/log x जब आएगा तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और अगर log x जैसी टर्म है तो आप क्या बोलते हो log x जैसी टर्म में कि x की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये हम लेकर के चलते हैं। अगर यहां पर a जैसी कोई टर्म होती, log ax जैसी टर्म होती, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1, ऐसी कोई टर्म लगा करके देखते हैं। ठीक, जब हम लोगरिथम पढ़ाएंगे तो इस पर बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, एक वाइड डिस्कशन। चलिए फिलहाल हम इस पर आते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 करनी है आपको। बाकी आप कुछ भी वैल्यू कर सकते हो। देखो जरा, या तो आप इसे कर लो कि आप ऐसे करो कि x - 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि x की वैल्यू कैसी आ गई, ग्रेटर देन 3, यानी कि x की वैल्यू कैसी आ गई, 3 से ज्यादा और इनफाइनाइट तक। एक तो ये केस बन सकता है 3 से ज्यादा इनफाइनाइट तक। दूसरा वाला केस देखो, 6 - x ग्रेटर देन 0 -x ग्रेटर देन -6, तो x कैसा आ गया, लेस देन 6, यानी कि x की बिलोंग कहां से कर रहेगा, -इनफाइनाइट से 6 तक, -इनफाइनाइट से 6 तक। ये लीजिए x बिलोंग कहां से कहां तक कर रहा है, 3 से आगे वाला। 6 कहां से बिलोंग कर रहा है, -इनफाइनाइट से यहां तक 6 तक। इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट आया, कॉमन पार्ट आया ये 3 और 6 को अंदर लेना नहीं लेना, क्योंकि 3 और 6 पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन है, तो ये वाले 3 और 6 को काउंट नहीं करना, यानी कि इसका जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 3 और 6। कितना आसान है, नहीं रेंज नहीं, सॉरी डोमेन आ जाएगी 3 और 6, डोमेन आई आपकी 3 और 6। दूसरी कंडीशन लगा लीजिए, -इनफाइनाइट इनफाइनाइट, x - 3 = 0, x की वैल्यू एक बार 3 रख दी, एक बार 6 रख दी। 6 से बड़ी वैल्यू टर्म रख के देखो, 6 से बड़ी यानी कि मैं 7 रखूंगा जब, तो इसमें देखो जरा,
जब मैं 7 रख रहा हूंगा तो x माइनस 3 और 6 माइनस x, तो ये वाली टर्म कैसे हो जाएगी, 7 माइनस 3 4 पॉजिटिव, 6 माइनस 7 माइनस 1 यानी कि ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव हमें अलाउड ही नहीं करना है, 7 से इनफाइनाइट खत्म हो गया। जब मैं 3 से पहले की वैल्यू रख रहा हूँ जैसे कि 0 0 जैसी कोई टर्म रखूंगा, यहाँ 0 तो ये माइनस, ये वाला यहाँ 0 तो ये प्लस, देखो जरा ये वाली टर्म कैसी हो रही है माइनस, ये वाली टर्म कैसी हो रही है प्लस, ठीक। माइनस लेते हैं इसमें, अगर आप -1 रखेंगे तो ये वाली टर्म कैसे आ जाएगी, माइनस माइनस नेगेटिव वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली भी माइनस रखेंगे तो 6 माइनस माइनस 1 ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैसा हो गया, नेगेटिव आ गया, तो ये वाला केस भी नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव हमें लोग के अंदर अलाउड नहीं करता, तो 3 से 6 के बीच में रख के देख लीजिए, 4 रख करके देख लीजिए, जब आप 4 रखेंगे तो ये वाली टर्म पॉजिटिव, 6 माइनस 4 2, 4 माइनस 3 1, दोनों टर्म आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो ये वाला केस इसीलिए भी हम अलाउड कर सकते हैं, तो कि 3 से लेकर 6 तक आपका पॉजिटिव आ रहा है, 3 और 6 तो रखना ही नहीं है क्योंकि 0 बन जाएगा उस केस में, तो हमारा डायरेक्ट वैसे भी आंसर आप निकाल सकते हैं नंबर लाइन में रख करके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, और ये केस है हमारा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन cot x by 3। एक बात को अपने प्रेफरेंस में हमेशा रखें, sin cos tan cos x cot, और इनके इनवर्स sin इनवर्स x cos इनवर्स x और ये सब, और इसके अलावा हाइपरबोलिक फंक्शन जो है sin hx cos hx tan hx, इन सब के ग्राफ अपने मन में उतार के हमेशा रखें, अदरवाइज एग्जाम में ऐसी परेशानी आ जाएगी या हम फंस जाएंगे। जैसे cot x को ही देख लीजिए, अगर आपको cot x का कर्व अगर अच्छे से आता है या इसका डोमेन या रेंज आपको अच्छे से याद है तो फिर कोई समस्या आने वाली नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तब आप फंस जाएंगे। आप जानते हैं cot x क्या होता है, 1/10x। अगर आपको 10th क्लास तक का भी आपको आता है तब भी कोई समस्या नहीं आ सकती, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 90 पर वैल्यू इनफाइनाइट दिखाता है, ये वाला केस आपको याद है। तो जब ये 0 हो रहा होगा तब ये इनफाइनाइट हो रहा होगा, यानी कि 10 कोट की बात करें तो कोट के केस में 0 पर इनफाइनाइट और π/2 पर 0 हो रहा होगा, कुछ ऐसा एक टर्म बन सकती है, ठीक। तो 0 ये रहा, π/2 ये रहा, पाई ये रहा, 3π/2 ये रहा, और -π/2 और -3 पाई और -3π/2, ठीक। -2π से 2π तक का अगर आपको ग्राफ याद है तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन करें तब आपको पता चलेगा कि 0 पर ये इनफाइनाइट पर होगा और π/2 पर 0, तो कर्व कुछ इस प्रकार से आपका दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो ये जो फंक्शन है आपका cot x का, cot x कहां पर डिफाइन नहीं हो रहा है, केवल इस वाली टर्म पर या इस वाली टर्म पर जहां पर ये इनफाइनाइट हो रहा होगा या नेगेटिव इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट जा रहा होगा, उस टर्म पर ये डिफाइन नहीं हो रहा होगा। इट मेक्स अ सेंस कि इसकी जो डोमेन आप बताएंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एक्सेप्ट जब ये आपका n पाई हो रहा होगा, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस टर्म को याद रखने के लिए या डोमेन को याद रखने के लिए आप सिर्फ इसके ग्राफ को भी तैयार कर सकते हैं, n पाई पाई 2 पाई, केवल इस टर्म पर ये इनफाइनाइट जा रहा होगा, देखो है ना। तो ये टर्म आपको ध्यान में रहनी चाहिए या इसका ग्राफ आपको याद रखना चाहिए। तो इसकी जो डोमेन आई आपकी रेंज n पाई आ गई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां पर cot x की जगह पर क्या है, x/3 है, और x/3 के केस में जब आप यहां n पाई रख रहे होंगे तो n पाई/3 हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, n पाई की जगह 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि जब आप डिवाइड करें 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाए और ये यहां पर ये आपका n पाई आ जाए। x/3 है तो किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, r-3n पाई, ये आपकी इस केस में डोमेन आ गई। क्लियर है, ये फंक्शन की डोमेन। यहां पर अगर x/3 की जगह cot x 2x होता, सपोज करो cot 2x होता, अब जब cot x था तो r-n पाई, जब यहां पर 2x आ गया तो by 2 कर दो, क्योंकि जो भी वैल्यू आ रही होगी तब उस समय 2 की मल्टीप्लाई हो रही होगी, तो उसमें 2 से डिवाइड होना जरूरी है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
क्लियर है? तो आप ऐसे केसेस को आसानी से कर सकते हैं कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r माइनस 3 पाई n पाई। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। आई होप कि आपको डायग्राम आपने सीखे हैं, नहीं सीखे हैं तो जाइए देखिए, मिल जाएगा, हमने बता दिया कहां मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन रूट x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन log 4 माइनस x, ये केस बनता है आपका। और ये केस आपका बन रहा है, ठीक। तो इस केस को कैसे करेंगे? आप ये मत सोचिएगा कि हम डोमेन पढ़ा रहे हैं, पहले डोमेन कराएंगे, फिर रेंज पर जाएंगे, फिर इवन और ओड भी आएगा, इनवर्स भी आएगा, कंपोजिट भी आएगा और आपका पीरियोडिक फंक्शन भी आएगा। ये सबके क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो कराएं। मेरे हिसाब से तो 10 ही सवाल पर आए, अभी तो हम डोमेन पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो फिलहाल एक तो टर्म ये वाली जीरो नहीं होनी चाहिए, पहला केस। ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म जीरो नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये नीचे है, क्योंकि ये नीचे है इसीलिए, ठीक। ऊपर होती तो अंदर वाली टर्म ग्रेटर देन 0। चलिए, तो 4 माइनस एक्स शुड ग्रेटर देन 0, और दूसरी कंडीशन यहां लग जाती है कि 4 माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब x की वैल्यू 4 होगी, तो x की वैल्यू 4 भी नहीं करनी है, पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक। तो 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 को सोल्व कर लेते हैं। 4 को इधर भेजेंगे तो -4 और x आ गया लेस देन 4, यानी कि x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 4 तक। इसके माइनस इनफाइनाइट से 4 तक ये हमेशा पॉजिटिव। चलिए, आधा केस यहां पर सोल्व हो गया, ये वाला आपका कंडीशन। इस वाली कंडीशन को क्या करेंगे? x माइनस 2 हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 से 2 को शामिल करना है, हाँ जी, इक्वल्स टू का साइन है 2 से इनफाइनाइट। ये केस बना, क्लियर है? अब इन दोनों को शामिल कर लो, देखो जरा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 2 और क्या बचा? 4। और एक कंडीशन और बताई थी क्या, कि इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसे पूरा तो सोल्व कर लें। माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 4, यानी कि माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू -3, यानी कि x शुड नॉट इक्वल्स टू 3। ये वाला केस पूरा सोल्व करना रह गया था। तो इसकी वैल्यू 3 भी नहीं होनी चाहिए और 4 भी नहीं होनी चाहिए। माइनस इनफाइनाइट से 4 तक जा सकता है और आपकी 2 से इनफाइनाइट तक जा सकता है, 2 से इनफाइनाइट तक जा सकता है। अब सबको मिलाओ, माइनस इनफाइनाइट से 2 ये वैलिड नहीं है, इसे कहां से कहां तक चाहिए? 2 से इनफाइनाइट। चलो तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 को भी काउंट नहीं करना है, नहीं किया अभी, कोई बात नहीं। और बताओ, 3 से आगे बढ़ो तो सही, 3 से आगे बढ़ गए, क्या 4 तक जाना है? हाँ, जा सकते हैं। 3.5 यहां पर भी पॉजिटिव दिखा रहा है, 3.5 की जगह से यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, हमारा वैलिड है। यानी कि 3 से 4 को शामिल करना है, 4 को शामिल नहीं करना है, 4 को शामिल नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही यहां 4 आएगा तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? 0। तो आपका ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए स्ट्रिक्टली मतलब 4 को 4 से बड़ा रखोगे, 4 से बड़ा रखते ये नेगेटिव हो जा रहा है, 5 रखोगे 4 माइनस 5 नेगेटिव। क्लियर है? डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसा लगा? अच्छा, चलो, नहीं लगा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा लगा तो अच्छा, नहीं लगा तो और भी अच्छा, हमें क्या करना है। क्लियर है? चलिए, इस टर्म को आप हमेशा याद रखें। ये सवाल ठीक ठाक था, मतलब उतना अच्छा भी नहीं था, पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 2 प्लस x प्लस 2 माइनस x अपॉन x। एक ये केस दिखा रखा है और देखना है इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, सारी कंडीशन एक एक करके बनाएंगे।
सबसे पहले ये वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं चाहिए, क्योंकि ये नीचे वाला जीरो हो गया तो ऊपर वाला इनफाइनाइट और ये वाला केस डिफाइन नहीं होगा। चलिए पहली कंडीशन जीरो तो बाहर ही हो गई देखते ही, ठीक। स्क्वायर रूट के अंदर है ये पॉजिटिव होना चाहिए, कैसा पॉजिटिव, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2 से इनफाइनाइट। ये वाला कोई दिक्कत तो नहीं, -2 को शामिल करना है, हाँ जी करना है, ठीक। -2 को शामिल करना है, इनफाइनाइट तक, जीरो को शामिल नहीं करना है, क्लियर है। -2 से इनफाइनाइट, जीरो को शामिल नहीं करना है, -2 से इनफाइनाइट। इस टर्म को अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो हम एक बार और देख लेते हैं। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, -2 यहां पर है, -2 को लेकर के चलना है और इसके आगे का लेकर के चलना है, ग्रेटर देन, -2 से बड़ा, बड़ा इस तरह आता है ना, ठीक। दूसरी टर्म 2 - x should be greater than equals to 0, -x should be greater than equals to -2, 2 इधर जाएगा तो -2, जब माइनस साइन हट जाता है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, रिवर्स कर दो, x less than equals to 2, x less than equals to 2, क्लियर है। जब लेस देन इक्वल्स टू 2 है, यानी कि जब यहां पर 2 पर होगा तो 2 से छोटा, अगर मैं ठीक से चर्चा करूं तो आप बोलोगे इसे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 को शामिल करना है, हाँ जी करना है। तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक जाना है और -2 से इनफाइनाइट तक जाना है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहां से यहां तक का आ रहा है, -2 से 2 तक आ रहा है, क्या -2 से 2 तक आ गया। अगर नीचे x नहीं होता तो -2 से 2 आपका आंसर आ गया होता, ये केस बन गया होता। लेकिन इन्होंने बोला कि हमें जीरो काउंट नहीं करना, तो जीरो को यहां लगाओ, यूनियन लगाओ, जीरो को यहां लगाओ, 2 लगाओ, ये केस आपका एक तैयार और ये आपकी डोमेन आ गई। कोई डाउट तो नहीं है कहां जीरो क्यों नहीं शामिल हुआ, ये तो हो जाएगा, ग्रेटर देन -2 ये भी हो जाएगा इधर से इधर। फिर भी डाउट हो सकता है, वैल्यू रख के देख लो, अगर इतनी कंफ्यूजन हो रही है तो। -2 से छोटी वैल्यू क्या होगी, -5 रखो, चलो हमें तो याद है -5 रखते हैं, -5 रखेंगे तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होती है केस अनडिफाइंड, क्लियर। ये वाली वैल्यू रखो। सबसे पहले इसका एक और तरीका हम बता देते हैं कि इन तीनों टर्म को जीरो के इक्वल कर लो। दूसरा तरीका क्या है, इन तीनों टर्म को जीरो के इक्वल कर लो, x की वैल्यू आ गई -2, दूसरी टर्म को जीरो के इक्वल कर लो, x की वैल्यू आ गई 2, और तीसरी नीचे वाली टर्म को भी जीरो के इक्वल कर लो, 0। तो 3 टर्म आ गई आपकी -2, 0 और 2, ठीक। -5 को रख के देख लिया, नेगेटिव आ रहा है, नहीं चलेगा। -2 से आगे वाला रख के देख लो, जैसे कि 0 रख के देख लिया, अनडिफाइन आ रहा है, नहीं चलेगा। 0 से पहले का रख के देख लो, 1 रख के देख लिया, या -1 रख के देख लिया, -1 रख के देखा, यहां -1 रखा, 2 - 1 1 चल जाएगा, 2 - -1 2 + 1 √3 चल जाएगा, चल रहा है। तो 2 -2 से लेके 0 तक का चल रहा है, क्लियर। 0 से लेके 2 तक का देख लो, 1 तक के देख लिया, फिर से यहां पे 1 रखा, यहां पे रखा है √3 √1 चल जाएगा, क्लियर। ये भी चल रहा है। 2 से बड़ा रख के देख लो, 3 रखोगे जैसे ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव होगी तो इसका रूट के अंदर वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। ये प्रोसीजर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में रखते रखते थक जाओगे, एग्जाम में टाइम निकल जाएगा, ठीक। कुछ केसेस करा देंगे ऐसे रखने वाले भी। फिलहाल आपको आई होप कि समझ में आया हो तो अच्छा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ सकते हैं। फाइंड द डोमेन, अगेन डोमेन, या डोमेन से कंफ्यूज हो रहे सर आप, अगेन डोमेन एंड डोमेन एंड डोमेन, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। चलिए देखिए, बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे। या तो आपको दोनों का ग्राफ आता हो, एक तरीका, दूसरा
उनकी डोमेन याद हो। ठीक, तीसरा वही जो हम हमेशा करते हैं, वैल्यू पुट करके। 3 तरीके हो सकते हैं, चौथा भी हो सकता है, वैसे तो 4-5 तो ही सकते हैं एक सवाल को करने के, ऐसा थोड़ी एक ही सवाल होता है। e की पावर रूट एक्स कोस एक्स, कोस एक्स की डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसे कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी, मैं कहीं भी परेशान नहीं हूं, नहीं। ठीक, अब देखो ग्राफ से देख लो, ग्राफ याद है तो ऐसे जा रहा होता है ना, 0 पे 1, 0 पर इसकी वैल्यू 1 हो रही होती है, पाई बाई 2 पे 0 हो रही होती है, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चलता है, कोस एक्स हो गया। ठीक, e की पावर रूट एक्स, रूट आ गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब किसका चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, क्योंकि e की पावर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 चल जाएगी, रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से इनफाइनाइट, वेरी गुड। 0 को शामिल करना है, कर लो, कोई आपत्ति नहीं हमें। e की पावर इसका रूट में है, e की पावर 0 आ जाएगी, e की पावर 0 का मतलब 1, ये भी हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है कि बनाना है। ठीक, तो ऐसे केसेस में आपने इसकी डोमेन देख ली, इसकी डोमेन आपको पता ही है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर मतलब देख लीजिए कि दोनों में सामंजस्य कहां से कहां तक बैठ रहा है। इसलिए बोला मैं 0 से इनफाइनाइट ही चलूंगा, इसने बोला मैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट चलूंगा, तो ऐसा करते हैं दोनों के दोनों यहां से चलना शुरू करते हैं, कहां से, और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो 0 से लेकर स्टार्ट किया और इनफाइनाइट तक गए, दोनों में जो आया हुआ ये आंसर है। अब आ गया है वो 0 से इनफाइनाइट, इसका केस में संभवतः आ गया है, तो ये वाला केस आपका समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। Find the domain of function f(x) equals to tan inverse 5x। अभी इजी केस लेकर के चल रहे हैं, अगर आपको ज्यादा इजी लग रहे हैं या आपने कर रखे हैं तो आप इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे पार्ट 2 पर चले जाइए, या पार्ट 5 या पार्ट 6 जो भी चल रहा हो ये वाला, तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पर आप पहुंच जाएंगे। ठीक, तो tan इनवर्स x का ग्राफ आपको याद है, नहीं है, चलिए तो tan x का ग्राफ तो याद है, tan 0 पर 0, tan पाई बाई 2 पर, और tan माइनस पाई बाई 2 पर, कुछ इस प्रकार से जा रहा होता है, और इसी प्रकार से इसका आगे का बिहेवियर भी दिखता है। फिलहाल हम इतने की बात करते हैं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक की, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इसकी डोमेन होती है और इसकी ये रेंज होती है। ठीक है, इसके इनवर्स की बात करेंगे तो y इक्वल्स टू x एक्सिस पर ये घूम जाएगा, y इक्वल्स टू x एक्सिस पर जब इसकी क्या देख लेंगे, मिरर इमेज देख लेंगे, तो आपके tan इनवर्स x का ग्राफ आ जाएगा, और tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। इसकी डोमेन कहां से कहां तक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर, तो tan इनवर्स x की डोमेन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के केस में, तो tan इनवर्स 5x से इसके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पर कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, तो इसका केस क्या बना, इसकी जो डोमेन बन जाएगी वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बन जाएगी। इफेक्ट किस प्रकार से आता है, अगर किसी फंक्शन में आता है तो उसके लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर किसी फंक्शन में इफेक्ट आएगा तो कैसे आएगा। थर्टीन 14 क्वेश्चन था, फाइंड द डोमेन ऑफ कोस हाइपरबोलिक ले लें h इनवर्स x, ये कैसा है, अच्छा कोस हाइपरबोलिक x, आपको मैंने इसका ग्राफ बता भी रखा है कैसा होता है। cos hx क्या होता है, cos hx होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2, और इसका ग्राफ जब हमने खींचा था तो पहले बताया था e की पावर x का ग्राफ खींचिए,
ए की पावर एक्स का ग्राफ आपने कुछ इस प्रकार से खींचा था, ए की पावर एक्स माइनस एक्स का भी ग्राफ हमने खींचा था और माइनस एक्स का ग्राफ हमने खींचा था। तो ये जो कर्व जा रहा था कुछ, जब आप जीरो रखेंगे एक्स की वैल्यू जीरो, तो ए की पावर जीरो प्लस माइनस जीरो अपॉन टू, वन प्लस वन अपॉन टू यानी कि टू अपॉन टू, यानी कि ये वाली क्या सारी थी वैल्यू वन। ठीक, तो ये कंडीशन कहां पर थी, जब आपने वाई एक्सिस यानी कि एक्स की वैल्यू आपने यहां पर जीरो रखी होगी, तो एक्स, तो cos एच एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, वो आ रही थी वन। तो 0,1 इस पर वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। वाई एक्सिस है, एक्स की वैल्यू जीरो रखी है और cos एच एक्स की वैल्यू निकाली थी। उसके बाद की सिनेरियो कुछ इस प्रकार से था, ये बेटा e की पावर x का ग्राफ है। आप एक e की पावर x का ग्राफ तो जानते ही हैं, e की पावर माइनस x का ग्राफ हमने ट्रांसफॉर्मेशन से कर लिया। ट्रांसफॉर्मेशन याद है, चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, कोई नहीं, जाके देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब माइनस x करते हैं तो y इक्वल्स टू x। चलो इस चीज को थोड़ा सा और इलैबोरेट कर देता हूं अगर आपको समस्या आ रही है तो। ये है e की पावर x, इसको मिरर इमेज बना लो, बना ली, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, नीचे वाले को हटा दो, ये क्या बन गया ग्राफ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब बाई टू लगा रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक, अब बाई टू में इसकी पोजीशन शिफ्ट होगी, या तो ये यहां रहेगा या यहां रहेगा, कहीं भी रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला वाला केस आया 2.0,1 और उसके ऊपर इनफाइनाइट तक। तो डोमेन जो आ रही थी इस केस में, डोमेन कहां से कहां तक आ रही थी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और रेंज आ रही थी आपकी 1 से, 1 को काउंट करना है, हाँ जी करना है, 1 को काउंट करना है, 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक, ये cos एच एक्स की बात हुई, cos एच इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होगा वो उसकी रेंज होगी, इसका जो डोमेन होगा वो, जो इसकी रेंज क्या हो गया, जो इसका रेंज होगा वो उसकी डोमेन होगी, जो इसका रेंज होगा वो उसकी डोमेन होगी। चलिए अच्छी बात, ग्राफ खींच लेते हैं। cos h इनवर्स x, इनवर्स का निकालो, y इक्वल्स टू x एक्सिस कर्व, याद है नहीं याद है, कोई नहीं, y एक्सिस h इनवर्स का जब फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ खींचा जाता है तो y इक्वल्स टू x एक्सिस पर वो खींच लेते हैं, क्या बोलते हैं, मिरर बना लेते हैं, शीशा बना लिया। ये वाला जो पॉइंट था 0,1, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 1,0, ये जो पॉइंट जा रहा होगा कुछ किस प्रकार से जा रहा होगा, ऐसे जा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, ऐसे चल, कैसे चल, ऐसे चल, ऐसे चल, तो वहां से 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। कैसे जा रहा है, 1 से इनफाइनाइट तक। चलिए, तो cos h इनवर्स x के बारे में हमें पता चला कि इसका जो डोमेन है, डोमेन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। क्लियर है, ये जब की कंडीशन है जब हमने ये याद नहीं कर रखे या प्रैक्टिस नहीं कर रखे, तब। अगर आपको याद है तो क्यों इतना झमेला पालना, इस समय इतना टाइम लगता नहीं है जितना मैंने इलैबोरेशन में लगाया। आंख बंद करो और सोचो। ठीक, तो आंख बंद करके सोचना पड़ेगा, बस थोड़ा सा हो जाएगा ये। तो cos h इनवर्स x का जो ये बना 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो क्योंकि यहां पर हमने कुछ लगा देना चाहिए ताकि हम चेक कर लें, हम यहां पर लगा देते हैं 5x, मान लेते हैं 5x का केस मान लेते हैं। तो इनफाइनाइट पे तो 5 का असर पड़ेगा नहीं, 1 पर पड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/5 से इनफाइनाइट तक। चलिए, इस केस का जो डोमेन आया वो क्या आया 1/5 से इनफाइनाइट तक, क्योंकि यहां पर 5x लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, जो इसकी डोमेन है या रेंज है, डोमेन में जितनी की मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका डिवाइड कर दो। जो अगर डिवाइड में हो रहा है x/3 होता तो यहां पर क्या कर देते, 3 से लेके इनफाइनाइट कर देते। एक सिंपल सा मेथड है, इसको आपको आसानी से आ जाना चाहिए। डोमेन क्लियर हुआ, ग्राफ क्लियर हुआ, ग्राफ देखना आया, तो किसी एक फंक्शन से किसी दूसरे को भी तैयार किया जा सकता है। cos h x से cos h इनवर्स x बनाया जा सकता है, और अगर e की पावर x इसका फॉर्मूला याद हो तो भी ये कार्य हो सकता है। ये केस आप ध्यान में रखिएगा। या फिर आपको cos h इनवर्स x का फॉर्मूला याद हो, लॉग के अंदर क्या निकाल करके आता है, वो एक टर्म भी इसके लिए बन सकती है।
तो एक सवाल को करने के कुछ मेथड हो सकते हैं। चलिए, प्राय ये सवाल आपका फिलहाल के लिए हो गया है, तो आपको खुशी होनी चाहिए और क्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट केस है डोमेन ऑफ द फंक्शन इज, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर डोमेन कब खत्म हो गए, मैं भी बोर हो गया इससे। डोमेन ऑफ log a sin inverse x is a greater than 0 and a not equals to 1। ठीक, तो sin inverse x, sin inverse x फिर से आ गया। अब आप बोलोगे सर फिर से इनवर्स आ गया, तो अब हम क्या करें। देखिए बेटा, आप इस टर्म को अपने मन में उतार लीजिए कि आपको स्टैंडर्ड फंक्शन वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। जिसने नहीं पढ़ा है पढ़ लो, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, इंसिस्ट कर रहा हूं, वरना तंग रहोगे बहुत ज्यादा। फिलहाल तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, log x है, और इसके अंदर sin इनवर्स x है। और sin इनवर्स x जानते हैं आप कैसा होता है, sin x तो ऐसा होता है, इसकी कर्व खींच लो y = x एक्सिस से रिलेटेड, y = x एक्सिस सांप बन गया। कहां से कहां तक देखता है, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक इसकी डोमेन है। जो उसकी रेंज है वो इसकी डोमेन है, जो उसकी रेंज है sin x की वो इसकी रेंज है। अब समस्या ये है कि ये है log, ये क्या है log। log के अंदर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कैसी होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0, वो भी स्ट्रिक्टली। तो कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक इसकी डोमेन आ गई। कोई डाउट तो नहीं है। नंबर 16 की तरफ चलते बेटा, और इसमें भी आपको डोमेन ही निकालना है। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) = स्क्वायर रूट में 4 - x + 1/x²-1। ये केस आपके सामने है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और इसे आप आसानी से कर भी पाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या ये करना है। सबसे पहले ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन = 0। उसके बाद ये वाली टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन है बस, यहाँ पर 0 नहीं चाहिए। तो ये दो केस ही हैं आपके सोल्व करने के लिए। तो 4 - x ग्रेटर देन = 0, तो -x ग्रेटर देन = -4, x लेस देन =-4। इट मेक्स सेंस कि यहां से आपकी जो आपकी x की वैल्यू आई वो कहां से कहां तक, -∞ से 4 तक, और 4 को शामिल करना है। यहां से ये टर्म सामने आई आपके, x बिलोंग करेगा -∞ से -4, और 4 को शामिल करना है। क्लियर है। यहां से क्या सामने आया, x² - 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, x² नॉट इक्वल्स टू 0 1। तो x की वैल्यू 1 के बराबर कब आ जाएगी, जब आप x की वैल्यू प्लस और माइनस का 1 रखने की कोशिश करोगे तब आ जाएगी। ठीक, तो आपको ना -1 लाना है, क्या नहीं लाना है, एक -1 भी नहीं लाना है और एक +1 भी नहीं लाना है। ये दो आपके केस बन गए। ठीक, तो आपकी जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कहां से कहां तक आ जाएगी, -∞ से यहां पर 4 आएगा। यहां पर क्या आएगा 4। ये कुछ मैं जब भी सोच रहा था कि 1 तो उसमें आ ही नहीं रहा। यहां पर 1 आएगा और 4 आएगा, -1 यहां कहीं आ रहा होगा, 1 यहां पर कहीं आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो -∞ से -1 को शामिल करना है क्या, नहीं करना है। -1 को शामिल नहीं करना है, यूनियन 1 को शामिल करना है, 1 को भी शामिल नहीं करना है, और 4 को शामिल करना है, हाली करना है। -∞ से -1 और 1 से 4, ये आपकी इस केस में डोमेन आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारा डस्टर आ गया, डस्टर ये रहा। एक केस हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन वाले पार्ट में था उसमें एक छूट गया था, और उस चीज पर शायद हमने उस समय ध्यान नहीं दिया होगा कि स्टैंडर्ड फंक्शन में काफी सारे क्वेश्चन कराए गए थे तब उस समय पर।
फाइंड द रेंज, इसका कॉन्सेप्ट था, एक क्वेश्चन था a sin x प्लस b cos x और प्लस c ले लीजिए। ये कोई फंक्शन है, आपको इसकी रेंज बतानी है, और रेंज बताने के केस में आप क्या करते हैं कि ऐसे केसेस को करने का अपना एक इंडिविजुअल तरीका होता है, ठीक। sin x cos x log x इन सब का ग्राफ हमने देख लिया था। ऐसे केसेस में क्या करें, फंक्शन को लिख लीजिए f(x) इक्वल टू a sin x प्लस b cos x प्लस c। हम जानते हैं कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, जैसे sin x cos x का ग्राफ कहीं जा रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं मीट जरूर करता है। तो मैक्सिमा पर, जब वो मैक्सिमम पोजीशन पर होगा तब, जब वो मिनिमम पोजीशन पर होगा तब, इन दोनों ही केस में उसका जो डेरिवेटिव है या उसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा जीरो आता है। लेकिन उस टर्म को बनाने से पहले हमने फंक्शन मान लिया है। ऐसे केसेस में हम एक ट्रायंगल अज्यूम करते हैं और ट्रायंगल को कुछ इस प्रकार से सोचते हैं कि जैसे आपने सपोज करो एंगल ए थीटा ले लिया है और एक साइड आपने ए मान ली और एक आपने बी मान ली, तो ये वाला जो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, तो आप साइन थीटा लिखेंगे b अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा यहां पर लिखते हैं आप a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आप दो टर्म लिखने की कोशिश करते हो, ठीक। तो इस फंक्शन को में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि यहां पर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की डिवाइड करेंगे sin x प्लस b cos x, b के नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की डिवाइड कर देते हैं, ओके, प्लस c। अगर इस सवाल को और अच्छे से देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा है कि ये cos थीटा लिखा है, sin x प्लस cos थीटा प्लस b की जगह sin थीटा लिख देते हैं, sin थीटा डॉट cos थीटा, ठीक, प्लस c। sin a प्लस b या sin a माइनस b टाइप के ऐसे कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं, आपने पढ़े हैं, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़े तो पढ़िए। sin a cos b प्लस cos से sin b का फॉर्मूला बना, यानी कि sin a प्लस b का फॉर्मूला बन गया थीटा प्लस x का, और प्लस कांस्टेंट c आपके साथ में यहां पर चलना है। एक ये टर्म हमने इसी फंक्शन को दोबारा से लिख लिया। अब ऐसे केसेस में जब हम डोमेन निकालते हैं, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, जब आप डोमेन या रेंज निकालने की कोशिश करते हो तब आपने देखा था कि sin थीटा की जो टर्म है उसमें आपने -1 से 1 तक की वैल्यू देखी थी, और इसमें हम जब फाइनल वैल्यू देखते हैं, फाइनल मतलब लास्ट की वैल्यू जब हम काउंट करते हैं तो उस समय पर या तो वो मैक्सिमम पर होती है या मिनिमम पर होती है। इस ग्राफ में भी एक मैक्सिमम टर्म आ सकती है किसी भी टर्म में और एक मिनिमम टर्म भी आ सकती है। इन दोनों कंडीशन में डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जीरो होता है, तो डिफरेंशिएशन इसका जीरो कर देते हैं। f डैश x डिफरेंशिएशन कर दो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपने जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा cos थीटा प्लस x, जो कि ये वाला कांस्टेंट है तो पहले ही जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर ये वाली टर्म हमें जीरो के इक्वल रख देनी है, यानी कि cos थीटा प्लस x इक्वल्स टू जीरो। और cos थीटा कब जीरो होता है ये बताएंगे। cos का एक मान लीजिए cos थीटा cos जीरो पाई बाई 2 पर जीरो होता है, और 3 पाई बाई 2 पर जीरो होता है, फिर 5 पाई बाई 2 पर जीरो होता है। इट मेक्स ए सेंस कि एक ओड नंबर की टर्म्स में जीरो हो रहा है, तो थीटा प्लस x की जो वैल्यू यहां पर सामने आई आपके सामने वो आई 2n प्लस 1, जो कि एक ओड नंबर को शो कर रही है पाई बाई 2। थीटा प्लस x की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 पाई बाई 2। लेकिन जब ये पाई बाई 2 होता है, इन दैट केस sin थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। sin थीटा का कर्व भी आपको याद है, पाई बाई 2 के केस में अपनी मैक्सिमम टर्म पर होता है और पाई पर जीरो होता है, और पाई बाई 2 पर फिर मिनिमम टर्म पर होता है। पाई बाई 2 पर ये 1 होता है और 3 पाई बाई 2 पर फिर से मिनिमम आ जाएगा, फिर ये जीरो आ जाएगा। तो उस कंडीशन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है पाई बाई 2 पर। तो जब आप इसके अंदर इस टर्म को रखोगे, किस टर्म को रखोगे, इस टर्म को रखोगे, तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, ठीक। उस वैल्यू की ही हमें जरूरत है, बस। क्लियर है। तो एक बार यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा होगा पॉजिटिव में, और एक बार यहां पर मिनिमम वैल्यू दिखा रहा होगा नेगेटिव में। तो दो टर्म्स में यहां वैल्यू आएंगी। एक तो वैल्यू आएगी आपकी फंक्शन की f(x) की रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस पर जब
साइन थीटा प्लस एक्स की जगह 2n प्लस 1 पाई बाई 2 रखेंगे, तो जब ये यहां पर होगा 1 पाई बाई 2 पर, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो प्लस इंटू 1 प्लस सी, यानी कि सी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी। और जब ये फंक्शन आपका यहां पर होगा, कहां पर, नेगेटिव वैल्यू पर होगा 3 पाई बाई 2 पर, तो इसकी वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 1, तो एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1 प्लस सी, यानी कि सी माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ऐसी टर्म आपके सामने आई। तो ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या इसकी रेंज का काम करेंगी। किसका? इस फंक्शन की रेंज का काम यहां पर करती हुई दिखाई देंगी। चलिए, मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इस फंक्शन की रेंज आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी लिखिए। इस फंक्शन की अगर आपको रेंज लिखनी हो तो रेंज आप बोलेंगे c माइनस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c प्लस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन ए कंडीशन जब c 0 होगा, जब आपका c 0 होगा तो एक केस हो जाएगा a sin x प्लस b cos x, और उस कंडीशन में c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी रेंज आ जाएगी स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस की प्लस की। ये आपकी यहां पर इस कंडीशन में रेंज आ गई। दोनों केस क्लियर हुए हैं? ठीक है बेटा, चलिए तो रेंज आई है, तो अब ऐसा करते हैं, इसके ऊपर एक सवाल ले लेते हैं बढ़िया सा रेंज का ही। तो रेंज का क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितने होंगे, तो इसमें 17 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ फंक्शन दे रखा है r to s डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू sin x माइनस रूट 3 cos x प्लस 1 इज ऑन टू तो ये दिखाने के लिए बोला गया है, ऑन टू तो दिखाने के लिए बोला गया है। ऑन टू आप जानते हैं उस कंडीशन में हम बोलते हैं जब आपकी जो रेंज होती है वो उसकी कोडोमेन जो कि यहां दे रखी है इसके बराबर हो, तो इसकी कोडोमेन या रेंज इसकी कोडोमेन के बराबर होगी, तो आप इसे ऑन टू बोलेंगे। ठीक केस, ये सवाल आपका आया हुआ है 2004 में, आईआईटी में 2004 में आया हुआ सवाल है। ठीक है बेटा, तो इसका क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं। देन ये डॉगी किसका भौंकने लग गया पीछे से, लोग डॉग्स पालते क्यों हैं? सिक्योरिटी के लिए, ये मोहल्ले बड़ों से लड़ाई करवाने के लिए पालते हैं क्या? नहीं, डॉग के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? वफादार, काटता भी अच्छा है, भोगता भी अच्छा है, एक्टिंग भी बढ़िया कर लेता है, मन भी लगा देता है। केस पढ़ना स्टार्ट करें। इस केस पर ध्यान दीजिए, sin x माइनस रूट 3 cos x प्लस 1, और sin x के साथ में कौन है? 1 है। जब यहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इस कंडीशन में क्या है? 1, यहां पर रूट 3, यहां पर प्लस 1, माइनस का रूट 3 प्लस का 1। अब इस केस को या तो आप इस फॉर्मूले में रख के चेक कर लो। ठीक, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 3, 1 प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस 3, तो दो केस आपके आगे, ये वाला आपका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। ठीक, नहीं तो जो हमने करना है वही करना, दोबारा करो। ठीक, जो हमने करना है पिछली बार वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? अभी तो बताया था। एफ एक्स इक्वल्स टू 1 sin x माइनस रूट 3 cos x प्लस 1 एल थीटा रूट 3 1 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर रूट में 4 2। कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। तो
स्क्वायर किसकी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 sin x माइनस √3/2 cos x, प्लस 1 को यही रहने दो, 2 को यही रहने दो। किसकी वैल्यू होती है, cos π/6 की, cos π/3 की, sin x माइनस sin π/3 cos x प्लस 1। ठीक, एक ये कंडीशन आपके सामने आ सकती है, इस तरीके से भी आप इस केस को कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप इसमें थीटा मान करके चलना चाहते हैं तो चल लीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है। वहां पर 2, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin a माइनस बी, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b π/3 माइनस x प्लस 1। अब इस टर्म को क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट f डैश x। जब आप f डैश x करेंगे तो cos π/3 माइनस x, इस टर्म की वैल्यू हो जाएगी 0 और इस टर्म की वैल्यू आपकी 0 आ गई। अब 0 आने के केस में दो कंडीशन बन सकती हैं, जब आपका sin थीटा या sin π/3 माइनस x जब आपका 1 बन रहा होगा, जब आपका -1 बन रहा होगा, उस कंडीशन में ये 0 हो रहा होगा। ग्राफ याद है ना, ग्राफ याद रखा कीजिएगा। या तो आप इसमें से अब वैल्यू निकालेंगे, या तो आप इसमें से वैल्यू निकालेंगे। ठीक, कि आप थीटा की वैल्यू निकालिए कि π/3 माइनस x, कि कब ये 0 होता है, ये 0 होता है 2n + 1 π/2 पर। एक ये केस बना दीजिए, ये केस आपके सामने आएगा तो यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहां रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरी कंडीशन, आप क्योंकि एग्जाम है, टाइम कम है, इसकी वैल्यू 0 कब होती है, जब sin थीटा प्लस और माइनस 1 होता है। प्लस और माइनस 1 रख दीजिए, एक बार प्लस 1 रखा आपने, sin थीटा की वैल्यू 2 × 1 + 1, 2 × 1 3, पहला केस। दूसरा केस, जब आपने -1 रखा होगा, 2 × -1 + 1, 2 - 1 -2 + 1 1 - 2 -1। तो एक कंडीशन आई आपकी -1 और एक आई आपकी 3, तो -1 और 3, ये आपका केस आपका आ गया। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए ऐसी टर्म्स को भी बहुत तेजी के साथ एज्यूम कर लेना चाहिए। cos थीटा जब 0 तो ये -1 + 1, तो उस टर्म को आपको cos थीटा और sin थीटा के ग्राफ को कंपैरिजन करना भी देखना पड़ेगा, ये चीज भी ध्यान रखें। और अदरवाइज हमारे पास लॉन्ग मेथड तो हमारे पास हमेशा सदाबहार जो है कि आप x की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, इस सवाल को हमने दो मेथड से देख लिया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो एंड वी कैन नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इजी केस है और आई होप कि आप 1-2 मिनट में कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। फाइंड द रेंज ऑफ mod x - 4 upon x - 4। चलिए, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत आसान केस है। चलिए बताइए, इसकी आपको रेंज बतानी है और रेंज कैसे बताएंगे, इस सवाल को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करिए, बहुत ही इजी केसेस में से है। अब आप डोमेन ना चेक करें, डोमेन चेक करेंगे तो आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं एक्सेप्ट 4 नहीं रख सकते हैं, ये टर्म आपने देख ली। मोड डिफाइन कब होता है, मोड हमने बताया था कि मोड डिफाइन जब होगा जब उसकी वैल्यू एक बार ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि इसके अंदर x - 4 है तो x - 4 जब ग्रेटर देन 0 होगा तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x - 4। जब x - 4 लेस देन 0 होगा तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x - 4। क्या ये 0 हो रहा होगा? जब आप ऊपर 0 रखोगे तो नीचे भी 0 रखना पड़ेगा क्योंकि टर्म तो सेम ही है, मतलब 0 नहीं हो रहा होगा। चलिए तो एक बार इस टर्म को रखते हैं जब ये x ग्रेटर देन 0 है तब, यानी कि इसकी वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आ गई तो इसकी रेंज क्या आ गई आपकी 1। जब आप इसकी वैल्यू नेगेटिव रखोगे, ठीक, उस टाइम पे जब ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इसकी रेंज जो आई आपकी -1 और 1 आई है, बस क्या आई है, -1 और 1। ये दो केसेस इसके अंदर बन रहे हैं। क्लियर है? आसान केस है और आपसे हो जाना चाहिए था और काफी जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। ये सिर्फ प्रैक्टिसिंग के लिए है, इतने इजी केसेस आते नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके जरूर आएगा एग्जाम में जब आएगा। नेक्स्ट केस पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू 2 माइनस मोड x माइनस 5। ये केस आपके सामने है। तो इस केस में क्या क्या कर सकते हैं ये बताएंगे आप मुझे। रेंज या डोमेन पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्क्वायर रूट के अंदर भी नहीं है कि ग्रेटर देन 0, उसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपली एक x की तरह लिखा हुआ है और x की तरह लिखने का मतलब इसकी डोमेन आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी बोल सकते हैं। डोमेन आप इसकी रियल वैल्यू बोलेंगे क्योंकि ये कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। कंडीशन और आती है कि मोड x माइनस 5 की वैल्यू जो हो जाएगी, एक बार जब x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होगा तो आप x माइनस 5 बोलेंगे इसे मोड को, जब लेस देन 0 होगा तो इसके सामने माइनस लगाएंगे बस, और एक बार जब ये 0 होगा तब इसकी वैल्यू आप 0 रखेंगे। 3 केसेस आपके सामने बनते हैं। चलिए तो रखिए एक बार, जब x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है यानी कि x ग्रेटर देन 5 है तब क्या केस आ रहा है 2 माइनस x प्लस 5 यानी कि 5 और 2 7 माइनस x। एक ही केस बना फंक्शन की वैल्यू। क्लियर है? दूसरा केस देखिए, x लेस देन 5 है, फंक्शन की वैल्यू जल्दी रखेंगे 2 माइनस, अब ये माइनस बाहर निकल करके आएगा यानी कि एक माइनस और एक्स्ट्रा आएगा इसमें x माइनस 5 और माइनस प्लस 2 प्लस x माइनस 5 यानी कि x माइनस 3। यहां पर एक दूसरी केस आ गया फंक्शन fx। तीसरा केस क्या आ सकता है, जब आप इस टर्म की वैल्यू कितनी रखते हैं 0 के इक्वल रखते हैं यानी कि x 5 जब आप रख रहे होंगे, और जब आप x 5 रख रहे होंगे उस केस में ये वाला फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2। ये 3 केस आपके सामने नजर आ रहे हैं। क्लियर है? एक केस जब है जब आपने वैल्यू रखी x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5, x इक्वल्स टू 5। चलिए 2 तो शामिल हो रहा है, ये बात तो हमें नजर आ गई कि नंबर लाइन में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कहीं पर भी जाए 2 तो हमारा शामिल होगा ही होगा। जब आप इसमें ग्रेटर देन 5 रखेंगे, 5 से बड़ा यानी कि 6 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7 माइनस 6 1 आ रही है। ठीक, कोई डाउट तो नहीं नजर आ रहा बेटा? जब आप 7 रखेंगे तो 0 आ रही है, 8 रखेंगे तो -1 -2 -3। इट मेक्स अ सेंस कि इसकी वैल्यू यहां से यहां तक कितनी आ रही है माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। कहां से? माइनस इनफाइनाइट से 1 तक यहां पर काउंट हो रहा है, और माइनस इनफाइनाइट से 1 इस केस में निकल करके आया। इस केस को देख लीजिए, इस केस में रिस्पांस कहां से कहां तक आ रहा है, जब आप x की वैल्यू लेस देन 5 रख रहे हैं, लेस देन 5 का मतलब 5 से छोटा ही रखना है यानी कि 4 रखेंगे आप यहां पर। जब आप 4 रख रहे हैं तो 4 - 3 1 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 3 - 3 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर 2 रख रहे हैं तो 2 - 3 -1, और 2 के बाद अगर आप 1 रख रहे हैं तो 1 - 3 -2। तो एक टर्म यहां से आपको और देखने को मिली, यहां पर जो रेंज आ रही है वो वही आ रही है जो यहां पर आ रही है। इसमें कंडीशंस को जोड़ेंगे तो हमें पता चला कि माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से आगे की भी टर्म क्या इसमें आ सकती है? इसमें नहीं आ सकती, इसमें भी नहीं आ सकती है, लेकिन 2 तो आ रहा है। 2 आने का मतलब इसके बाद वाली टर्म हमारे लिए यहां पर शामिल हो सकती है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से आपका 2 तक आपका ये केस बन गया। एक सिंपल इसके अंदर आपकी रेंज आ गई। रेंज क्या आई आपकी माइनस इनफाइनाइट से 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 आपको होपफुली समझ में आया हो। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप उसे स्टेप्स में तोड़ दें, और ये स्टेप्स इतने टफ नहीं होते, जितने टफ ये नजर आते हैं उतने टफ होते नहीं है। आप सिर्फ इन्हें स्टेप्स में तोड़े, मोड को उसकी सिंपल फॉर्म में लाएं, अगर स्क्वायर रूट है या लॉग है तो उसकी फॉर्मूला लगाएं, या उसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट की वो कहां पर वैल्यू प्रूफ कर रहा है उस तक जाएं बस। उसके बाद वो अपने आप ही अपनी वैल्यू निकाल करके दे देगा। देखेंगे नेक्स्ट केस पर कुछ ऐसा ही हो रहा है, और इसको सिर्फ देख करके भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल्स टू x और x² अपॉन x² प्लस 1 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। अब इस सवाल को ठीक से देखें। पहली टर्म हमारी x को दिखाती है, दूसरी टर्म y को दिखाती है। रेंज वो होगी जो इसकी होगी, रेंज किसकी होगी जो इसकी होगी।
अब इस सवाल को कहीं देखने की जरूरत है, ये कभी नेगेटिव हो सकता है, स्क्वायर है कभी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा हमेशा। पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है जब आप x की वैल्यू जीरो रखोगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दिया मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, आप नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो भी पॉजिटिव दिखा रहा है। मिनिमम वैल्यू आप कितनी कर सकते हैं स्क्वायर की, जीरो कर सकते हो, तो मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो आ सकती है, पहला केस। नेगेटिव नहीं कर पाओगे, -1 रख के देख लो, +1 आ गया। उसके बाद कहां तक आ रहा है, एक्चुअल में यहां पर x² +1 दिया हुआ है। एक टर्म को आप ठीक से ऑब्जर्व कर लो, ये बहुत बार आने वाली है, x² x² +1। इट मेक्स ए सेंस कि नीचे वाली टर्म ऊपर वाली से बड़ा होगा, ऊपर वाली से बड़ी होगी, बड़ी, ऊपर वाली छोटी होने वाली हमेशा। आप नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, नीचे वाली बड़ी, क्योंकि +1, नीचे वाली हमेशा बड़ी। याद रखेंगे, दिमाग में बैठा लो इस बात को, नीचे वाली बड़ी, नीचे वाली बड़ी का मतलब अगर ऊपर आपने 4 रखा, 2 का स्क्वायर रखा मतलब 4 आया, 2 का स्क्वायर 4/5। इट मेक्स ए सेंस कि एक रैशनल नंबर आ रहा है, और रैशनल नंबर में भी कैसा आ रहा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, यानी कि ये 1 तक भी नहीं पहुंच सकता, 1 तक भी नहीं पहुंच सकता। पहुंचा के देख लो, 1 भी नहीं पहुंचेगा। तो इसकी वैल्यू मिनिमम कहां तक आ रही है, 0 तक लेके आ सकते हो, और मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, 1 तक लेके जा सकते हो, 1 भी नहीं ला सकते एक्चुअली। इसकी वैल्यू आप ऊपर वाले में x² +1 होना चाहिए, जब भी तो आप इसकी वैल्यू बना पाएंगे, उतनी वैल्यू आपकी आ रही है, उससे पहली वाली टर्म आती रहेंगी। तो 0 से 1 इसकी रेंज आ गई। ये आपको आसानी से क्लियर हुआ हो, आई होप सो। चलिए करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू -3 cos स्क्वायर रूट में 3 + x + x²। ऐसे केसेस में हम आइडियली डोमेन जब निकालते हैं तो ये चेक करना शुरू कर देते हैं कि इसके अंदर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0। बहुत जल्दी करते हैं हम इसे सॉल्व करने में, ग्रेटर देन 0, वेरी गुड, ये बात हम मान लेते हैं, ठीक। लेकिन हर सवाल में डोमेन निकालने की तो आवश्यकता होती नहीं है, कुछ सवालों को ऑब्जर्वेशन से किया जा सकता है। x² की वैल्यू आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ला सकते हो, वेरी वेल। cos x का ग्राफ याद है, बिल्कुल याद है जी, ये लीजिए, हम x की वैल्यू पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, पॉजिटिव मान ली, यानी कि 0 या उससे बड़ी। 0 पर कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। क्या 0 से आगे कभी और कोई वैल्यू दिखा रहा है, जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, कब पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं आगे की तरफ, यहां पर 0 दिखा रहा है और यहां पर -1 दिखा रहा है। हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने पर भी x की वैल्यू क्या ला सकते हैं, मैक्सिमम 1 -1, और आगे बढ़ोगे +1 -1, इससे ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा। इट मेक्स ए सेंस कि इसकी रेंज में या तो आप -1 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × -1 3 -3 × 1, तो एक वैल्यू आई आपकी -3 और एक वैल्यू आई आपकी 3, तो -3 से 3, ये आपका केस डायरेक्टली आ गया। कितना आसानी से हो गया, केवल ग्राफ के ऑब्जर्वेशन से हो गया। इसमें हमें ना डोमेन देखना पड़ा ना रेंज, केवल इसके फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका हमने डोमेन और रेंज या उसके ग्राफ पर चर्चा कर ली, बस इतना काफी है। अगर आपको cos x का डोमेन या रेंज बताओ तो आप उसके आधार पर भी इसे कर सकते हैं, ठीक। cos x की जो डोमेन होती है आप उसे जानते हैं, -1 से 1 तक इसकी डोमेन आती है, सॉरी रेंज आती है। अगर इसकी रेंज पर चर्चा करें, और डोमेन तो इसका -∞ से +∞ तक कहीं भी आ सकता है। अगर इससे डोमेन पर चर्चा हुई होती तो -∞ से +∞ तक आता। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू रख सकते हो आप, पॉजिटिव, तो आप उसके डोमेन को उसके आधार पर या डायग्राम को देखकर भी कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव इसकी वैल्यू तो आप नेगेटिव ला नहीं सकते, तो उससे आगे की वैल्यू होगी, ठीक। इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट केस पर चलते हैं, और नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन नंबर 22, उसकी डोमेन या रेंज जो भी होगा वो निकालने की कोशिश करते हैं। फाइंड द रेंज, क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द रेंज of
स्क्वायर रूट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स। चलिए इसकी वैल्यू बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और उसके बाद माइनस में एक्स है, आप इसकी वैल्यू क्या क्या रख सकते हो और क्या क्या निकाल सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हैं कि क्या होता है, इसकी वैल्यू अगर आप 1.2 रखोगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 या 2, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये लीस्ट वैल्यू दिखाता है। अगर आप नेगेटिव 1.2 रखेंगे तो कितनी वैल्यू दिखाएगा, -2 और -1 में से -2, क्योंकि जो छोटा वैल्यू भी दिखाएगा। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर आप कोई इंटीजर रखते हो, जैसे कि 3 आपने रख दिया, तो 3 ही निकल करके बाहर आ जाएगा और कुछ नहीं निकल करके बाहर आता है। कोई डाउट तो नहीं है। इसके अंदर की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आपने इंटीजर रखा तो क्या हो सकती है, 0। अगर आपने इंटीजर रखा तो 0। एक केस ये आई इसकी रेंज में, क्लियर है, शामिल हो गया। जब सपोज करो आपने 1.2 जैसी कोई पॉजिटिव टर्म रख ली, यानी कि x ग्रेटर देन 0, ऐसा हम मान करके चलेंगे, तो जब आपने 1.2 -1.2, इसकी वैल्यू हमेशा लीस्ट आती है, -1.2 नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि वैलिड नहीं है, x ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, इसीलिए इसके अंदर की टर्म कैसे आ गई, नेगेटिव, शामिल ही नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, x लेस देन 0, -1.5, -1.5, इसकी वैल्यू कितनी आती है, -2, और ये वाली आ गई -1.5 माइनस का 3.5, इसकी भी वैल्यू नेगेटिव, ये भी नहीं शामिल कर सकते। तो क्या इसकी रेंज आएगी, हम ना तो x पॉजिटिव ले रहे हैं ना नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज आ रही है उसके अंदर का जो सॉल्यूशन आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर का, वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव हम लाना नहीं चाहते, ना ला सकते हैं, एक ही सॉल्यूशन आ गया, इसकी रेंज डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0। क्लियर है, इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो गया है, और क्वेश्चन, हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। आपका एक फंक्शन है जिसकी रेंज निकालनी है mod x - 2 और x - 12। ये काफी इजी केसेस में से लग रहा है, आई होप सो कि आपको इजी ढंग से अगर सोल्व करना आ जाए तो फिर हमारा काम आसान हो जाए। ठीक, -∞ से 2 और 12 से इनफाइनाइट, हम इस प्रकार से इसका इंटरवल बांटते हैं। जब ये दोनों फंक्शंस 2 से छोटे होंगे, डोमेन क्या होगा, 2 से छोटा, जब ये दोनों फंक्शन 2 से छोटे होंगे तो mod x - 2 कैसा लिखा जाएगा, आपका नेगेटिव में लिखा जाएगा, ये बात क्लियर है। और mod x - 12 कैसा लिखा जाएगा, वो भी नेगेटिव में लिखा जाएगा। देन राइट द फंक्शन फॉर दिस, जब x बिलोंग करेगा आपका -∞ से कहां तक, 2 तक, ये केस हम लेकर के चलेंगे। और जब आपने रखी x - 2 प्लस और इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आ जाएगी, -x - 12। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है -x + 2 -x - 12, और ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, -2x + 14। ये आपका एक केस बना इस वाले फंक्शन के केस में। ये हमारा एक फंक्शन आ गया, पहला पार्ट, फंक्शन का फर्स्ट पार्ट, ये एक फंक्शन आया। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं। जब फंक्शन 2 से 12 तक होगा तब क्या होगा, जब ये फंक्शन 2 से 12 तक होगा तो mod x - 2 कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, x - 2। और 2 से 12 तक इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, 2 से 12 तक इसकी वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी। क्लियर है, इस केस को आप मान के चले तो फंक्शन जब हमारा x की वैल्यू होगी आपकी 2 से लेके 12 तक, ठीक, तो फंक्शन जो आप लिखेंगे उस केस में आप लिख रहे हैं नेगेटिव x - 2 माइनस x - 12, x - 2 माइनस x + 12, माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 12 - 2। इन दैट केस इस पीरियड में इसकी जो रेंज आ रही है वो कितनी आ रही है, सिर्फ 10। कोई डाउट तो नहीं है। आफ्टर दैट जब हम चर्चा करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 पर जब हम चर्चा करेंगे तब ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और x - 2 भी, ये वाला केस भी आपकी पॉजिटिव आएगी। इन दैट केस फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी x - 2 + x - 12 एंड 2x - 24, 2x - 14, 2x - 14, 2 और 12 आ गया आपका 14। ये आपके 3 केसेस बने, आपने 3 इक्वेशन बनानी है एग्जाम में, इतना समय नहीं लगेगा।
आप बहुत तेजी से बना सकते हैं आसानी से। आपको पता रहना चाहिए यहाँ नेगेटिव, इसे नेगेटिव, इसे पॉजिटिव, एक बार इसे पॉजिटिव, इसे भी पॉजिटिव, इसे नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। बस 3 केस बने, 3 इक्वेशन बनी। वैल्यू रखे, चलिए रखिए। 2 से कोई भी छोटी वैल्यू रखो, 2 से कोई भी छोटी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 2 ही है। 2 मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हैं, मतलब 14 माइनस 2 इंटू 2, 14 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि 10। ठीक, उसके बाद आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे, कैसी? 0 रखोगे तो 14। जब x की वैल्यू आप कितनी रखोगे? 0 रखोगे उस केस में 14। 1 रखोगे, जब इसकी वैल्यू आप 1 रख रहे होगे तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। इट मेक्स सेंस कि 10 से बड़ी वैल्यू आ रही है, क्योंकि जब आप नीचे जाते जाओगे -5 रखोगे तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। माइनस और माइनस कैसे हो जाएगा? ये वाली टर्म प्लस होती जा रही है। इट मेक्स सेंस कि 10 से ज्यादा आती जा रही है, यानी कि यहां पर जो पहला वाला फंक्शन है इस केस में 10 या उससे ज्यादा की वैल्यू जा रही है। दूसरा वाला केस, दूसरे वाले केस में 10 आ रही है। तीसरी वाले केस को देखो, जब आप x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 12 रखेंगे, यानी कि कम से कम 12 रख सकते हो। 12 रख के देखो, 2 into 12 minus 14, 24 minus 14, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी? 10। 12 के बाद आप 12.1 रखोगे, 12.1 भी रखोगे तब भी उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 10 से तो ज्यादा ही आएगी। 12.2 रखोगे तब भी 10 से ज्यादा आएगी, यानी कि उसके बाद में कोई भी वैल्यू रखे, इसकी वैल्यू कैसे आ रही है? 10 से ज्यादा आती जा रही है। रेंज इसकी भी 10 से इनफाइनाइट तक आ गई। कॉमन क्या आ रहा है तीनों में? कॉमन आ रहा है 10 से इनफाइनाइट। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। कितना आसान केस था, और इसकी रेंज आपने मिनटों में नहीं सेकंडों में निकाल ली। तो इस फंक्शन को करने के लिए आप सबसे पहले नंबर लाइन का अच्छा इस्तेमाल, इनके पॉइंट्स मार्क करने हैं कि कहां से ले रहे हैं, उससे कम वाले पे कौन नेगेटिव होगा, उससे ज्यादा वाले पे कौन नेगेटिव होगा, कहां दोनों पॉजिटिव होंगे, कहां दोनों नेगेटिव होंगे। बस इतना काफी है। 3 केसेस में केस आसानी से सोल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। फाइंड लेट, अच्छा लेट किया है, लेट a + 2 9 10 11 12 और 13। ठीक, ये केस दिया हुआ है। एंड एक फंक्शन बोला है, एक फंक्शन है f a to n मतलब उसकी डोमेन ये दे दी है, ये आपकी डोमेन दे दी है। और नेचुरल नंबर क्या बोली है? नेचुरल नंबर आपका कोडोमेन बोल दिया है। फंक्शन को पढ़ने की आदत डालेंगे, ठीक है। be defined by fn equals to highest HIGHEST, क्या होती है इसकी? HIGHEST, highest prime factor of n, then its range। सवाल में कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, ना सवाल टफ होता है, समस्या सिर्फ एक ही जगह की है, सवाल को पढ़ने की। अगर आपने धैर्य पूर्वक शांत मन से उसे पढ़ लिया और एक बार ही अच्छे से पढ़ लिया, एक बार में समझ में आया, कैसे नहीं आया देखते हैं। देखो जरा, f a to n डोमेन a से आएगा, यानी कि डोमेन हमारा ये हो गया। वेरी गुड। कोडोमेन ये हो गया, मतलब रेंज हमारी कुछ नेचुरल नंबर में कुछ भी ले लो आनी चाहिए। ठीक, इसकी रेंज हमारी मतलब नेचुरल नंबर में से कुछ भी आ जाएगी, हमें नहीं पता। fn क्या दिया हुआ? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। n कहां से आएगा? n आएगा इसके डोमेन में से। डोमेन कहां से आया है? डोमेन आया है इसके अंदर से। देखो जरा, fn आमतौर पे fx होता है। x क्या होता है? डोमेन की वैल्यू। डोमेन कहां से आएगा? a से। a कहां से आया? इसमें से। तो f के अंदर वैल्यू रख देते हैं n की जगह। f के अंदर वैल्यू रखी 9। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, 9 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? ये तो बच्चे वाले केसेस पे होता रहा है। कौन सा वाला? 3rd 4th क्लास में करते होगे आप। चलिए, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 1 2
3 तो नहीं होता, 5 होता है क्या? हाँ 5 होता है, चलो 5 इसका आंसर हो गया। F11 का प्राइम फैक्टर हाईएस्ट 11 ही होगा। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जल्दी बताओ, 12 का प्राइम फैक्टर हाईएस्ट क्या होता है? 1 तो प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है, 1 तो प्राइम में आता ही नहीं है, कहां 1 काउंट करे जा रहे हैं जबरदस्ती। और इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है? 3 भी होता है, 6 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 6 भी नहीं होता है, 12 भी नहीं होता है, 3 इसका आंसर आ गया। तो प्राइम फैक्टर आपके कौन कौन से आ गए जरा आप देखो एक बार, 3 5 11 3 फिर से आ गया, और F13 अपने आप में ही प्राइम नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा? 13। इट मेक्स सेंस कि अंदर वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, यानी कि 10 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है देखो जरा, एक तो 2 है, एक 5 है, ये नहीं है, तो हाईएस्ट कौन सा है इनमें से? 5। 12 का कर दो, 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, एक 3 है, और एक 4 भी है, ये तो 6 भी है, लेकिन प्राइम फैक्टर तो सिर्फ यही है, फैक्टर तो बहुत सारे हैं, प्राइम फैक्टर वो भी हाईएस्ट चाहिए। क्लियर? रेंज आपकी आई होप सो आपके सामने आ चुकी है, और रेंज क्या आई है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमें बताना है, एक आई है 3, ये 3 आ चुका है, 5 11 और 13, ये 4 आपकी रेंज में आ गए। तो इसमें गलती कहां थी? गलती थी हमारे पढ़ने में, तो पढ़ेंगे और हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। 24 हो गए क्वेश्चन हमारे, 25th क्वेश्चन पर आई होप कि आप इस सवाल को अपने आप कर लें। इफ a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 3 और 81 एंड f a to b का मतलब जान गए आप, ये डोमेन, ये आपका कोडोमेन, ठीक। इज ए सरजेक्शन आप जानते हैं किसे बोलते हैं? हम ऑन टू फंक्शन के लिए, और ऑन टू फंक्शन का मतलब उसकी जो कोडोमेन है वो उसकी रेंज के बराबर आएगी, यानी कि b जो होगा उसकी कोडोमेन नहीं रेंज बोला जाएगा, ठीक। डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू log 3x, देन b की वैल्यू पूछिए। b की वैल्यू पूछने का मतलब b ये है और b आपका कोडोमेन है, और कोडोमेन का मतलब ये सरजेक्शन बोला है, कोडोमेन हो गई आपकी रेंज के इक्वल, कोडोमेन किसके इक्वल हो गई? आपकी रेंज के इक्वल, और रेंज ही आपको निकालनी, b निकालने का मतलब आपको एक्चुअल में इसमें रेंज बोली है। तो सवाल पूछने में भी इन्होंने ट्रिक कर दी कि उसे सरजेक्शन बोल दिया, तो कोडोमेन मतलब b जब निकलेगा, जब वो कोडोमेन रेंज के इक्वल आएगा, मतलब इट मेक्स सेंस कि आपको इसकी रेंज निकालनी है। तो निकालिए जल्दी से रेंज इसकी। तो a की वैल्यू इन्होंने कहां से कहां तक दी है? फंक्शन बोला है 3 और 8 के अंदर से, ठीक। a कहां से कहां तक बोल रखा है? 3 और 8, तो रख दीजिए इसके अंदर वैल्यू फंक्शन की, fx की वैल्यू log 3 of 3 जब आप रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? log 3 upon log 3, यानी कि वैल्यू बना गई। और एक बार आप फंक्शन में 81 रखेंगे, log 81 upon log 3, 81 को आप लिख सकते हैं log 81 upon log 3, और 81 को आप लिख सकते हैं log 3 into 3 into 3 into 3 upon log 3। एक्चुअल में आप इसे लिखना चाहते हैं log 3 की पावर 4, और 4 आगे आ जाएगा आपका। आई होप कि आपको log की प्रॉपर्टी पढ़ता हो, नहीं पता है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दीजिए, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन आया 1 से 4 तक आ गया, ठीक। ये आपका इसकी रेंज आ गई है, और ये आपने सोल्व भी कर दी रेंज। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से फॉर्मूले लगे? एक तो ये लगा log AB जो होता है log B by log A होता है, एक ये फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है। एक फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है log A की पावर n, तो n log A होता है, ये आपने देखा। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, और सिंपल से आपकी इसकी वैल्यू रखी है और सोल्व किया है। तो यहाँ पर आपका डोमेन और रेंज दोनों ही, डोमेन तो आपका दिया ही हुआ है, रेंज आपने निकाल ली है, ठीक। तो इस बात को आप अपने मन में ध्यान में रखें कि जब भी सरजेक्शन या ऑन टू दिया हो
उस केस में जो आपकी कोडोमेन होगी वो उसकी रेंज होगी, इट मेक्स सेंस कि वहां पर रेंज निकालनी ही पड़ेगी। ठीक, इस सर्जेक्शन इतनी आसानी से कहीं भी नहीं दिया जाएगा, जहां दिया जाएगा वहां पर आपको सर्जेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक,